इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं कहानी मयूर कुमारी। इस पुस्तक में चीन की तिब्बती, मंगोल, ताई, च्वांग, हान व उइगुर जातियों की 11 लोक कथाएं शामिल हैं। मयूर कुमारी नामक लोक कथा एक युवा राजकुमार के बारे में है, जिसने अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी प्रेमिका मयूर कुमारी को ढूंढ लिया। मेंढक की पोशाक नामक कहानी एक लोभी राजा के अंत का वर्णन करती है। इसी प्रकार च्वांग ब्रोकेट नामक कथा मेहनतकश जनता के संघर्ष और संघर्ष के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले सुख और आनंद को व्यक्त करती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की 11 कथाएं इस कहानी में सम्मिलित हैं। तो आइए जारी रखते हैं कहानियों का सिलसिला और सुनते हैं हमारी अगली कहानी, जिसका नाम है मयूर कुमारी, जो कि ताई लोक कथा है। हजार मील लंबी लांछांग नदी दक्षिण की ओर बहती है। अपने चिरकालीन इतिहास में उसने तटवर्ती इलाकों में असंख्य स्वर्णिम बालू का कण बिखेरे हैं और बहुत सी मर्मस्पर्शी कहानियों के अक्षय भंडार का सृजन किया है। उनमें से एक कहानी है मयूर कुमारी। सदाबहार देश मेंगबांचा में बागलातके नामक एक राजा राज करता था। उसका अन्न भंडार भरा पूरा और महल बेहद शानदार था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी मा छेना दोनों की तीव्र इच्छा थी कि उनके एक बेटा हो, जो राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बने और महल के नीरस जीवन में रस खोल सके। आखिरकार कुछ साल बाद वसंत ऋतु के शुरू में एक सुबह उनकी यह मनोकामना पूरी हुई। उधर शहर में कुछ लोग उत्तेजित होकर इस विचित्र घटना की चर्चा कर रहे थे कि एक नन्हा बच्चा अभी अभी सफेद हाथी के पैरों के बीच से निकलकर क्षण भर के लिए नजर आया, वह फौरन गायब हो गया। और इधर महल में ठीक उसी समय रानी ने एक तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दिया। राजा ने अपने बेटे से यह आशा करते हुए कि बड़ा होने पर वह बलवान व बहादुर हो, उसका नाम चाओ शुथुन यानी साहसी कुमार रखा। समय के साथ साथ चाओ शुथुन एक लंबे और तगड़े नौजवान के रूप में बड़ा हुआ। उसने बड़ी मेहनत व लगन से शास्त्र तथा युद्ध विद्या का अध्ययन किया और हर तरह के हथियारों के प्रयोग में दक्षता हासिल कर ली। उसकी बुद्धि विलक्षण थी और ताकत बेजोड़। एक दिन उसने कौतूहलवश एक कुएं में झांक कर देखा, जहां उसे पानी में एक अजीब सी धुंधली चीज पड़ी नजर आई। कुछ बुजुर्ग जानकार लोगों ने उसे बताया कि महाराजा बामो ने अपना अमूल्य खजाना उस कुएं में छोड़ रखा था, जिसे बाहर निकालने की कई पीढ़ियों के लोगों ने बहुत बार कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। चाओ शुथुन ने कुएं का सारा पानी निकालने का आदेश दिया। जब कुआं सूख गया, तब वह उस चीज को निकट से जांचने के लिए खुद कुएं में उतर गया। वहां उसको एक दिव्य धनुष मिला। इस धनुष में इतना बल था कि उसे धारण करने वाला केवल उसी से ही दुश्मन की समूची सेना को परास्त कर सकता था। इस धनुष को खींचने की ताकत किसी में भी नहीं थी, लेकिन चाओ शुथुन उसे पूर्ण चंद्र के रूप में पूरा खींच सकता था।
और उसका हर तीर निशाने से कभी नहीं चूकता था। एक दिन जब एक दुष्ट भीमकाय पक्षी अपनी नुकीली चोंच में एक काली मछली लिए ऊंचे बादलों में अहंकार पूर्वक मंडरा रहा था, चाओ शुथुन ने तुरंत एक बाण मारकर उस पर चोट की। काली मछली चोंच से निकलकर एक नदी में जा गिरी और वह पक्षी घातक रूप से घायल होकर नीचे घने जंगल में आ गिरा। शरद का कोमल मंद समीर धान के खेतों को 16 बार रंग में रंग चुका था। चाओ शुतुन भी बड़ा होकर अब एक साहसी व खूबसूरत नौजवान बन गया था। उसकी गहरी स्वच्छ आंखों में जीवन का उल्लास झलकता था। उसका चेहरा दंत कथाओं में वर्णित देवता त्युवाओ के चेहरे से भी अधिक आकर्षक और स्वर घंटियों की लय की भांति कोमल और मधुर थे। लड़कियां उसे देखते ही उस पर मुग्ध हो जाती थी और सम्मोहन की स्थिति में अपना मुंह और आंखें बंद करना तक भूल जाती थी। वे अपने हाथों से बुना कासीदा कार्य युक्त प्रेम बटुआ उसकी तरफ फेंकने के लिए लालायित रहती। अपने प्रियतम के लिए बना बांस की खपच्चियों का स्टूल उसे देने के लिए ललक पड़ती और खुद अपने हाथों से उसको प्रेम द्योतक पान खिलाने के लिए तरसती रहती। चाओ शुतुन के विवाह के बारे में उसके माँ बाप की चिंता दिन ब दिन बढ़ती गई और उन्होंने कई बार कोशिश की कि वह किसी रईस घराने की कन्या से विवाह कर ले। राजा के एक कपटी बेवफा मंत्री महासेना ने, जो राजगृह में अपना प्रभाव बढ़ाने की ताक में था, अपनी बेटी को राजा की बहू बनाना चाहा, लेकिन उसकी कोशिश बेकार रही। रईस घरानों की बहुत सी सुंदर किंतु बुद्धिहीन लड़कियों में से एक भी ऐसी नहीं थी जो राजकुमार चाओ शुथुन का दिल जीत सकती। उसकी दिली चाह थी कि उसे एक ऐसी लड़की मिले जो जितनी सुंदर हो उतनी ही बुद्धिमान भी। वह उसी को अपनी चिर जीवन संगिनी बनाना चाहता था। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं मयूर कुमारी, जो कि ताई लोक कथा है। एक दिन चाओ शुतुन अपना दिव्य धनुष व तलवार लेकर और घोड़े पर सवार होकर मनचाही लड़की को खोजने घर से निकल पड़ा। वह विशाल मैदानों, बड़े बड़े पर्वतों और घने जंगलों को पार करता आगे बढ़ा। रास्ते में उसे गहागान नामक एक बुजुर्ग शिकारी मिला और वे दोनों पक्के दोस्त बन गए। वे साथ साथ जंगली सुअर तथा हिरण का शिकार करते और एक ही अलाव जलाते। वे हिरण के भुने गोश्त का स्वाद लेते हुए आपस में दिलचस्प बातें भी करते जाते। गहागान ने राजकुमार को बहुत सी कहानियां भी सुनाई, जिनमें से एक कहानी यह थी कि कई साल पहले जलदेव नागनाथ बाना ने मछली खाने वाले पक्षियों के राजा बाहुन के बेटे को अपने तिलस्मी अस्त्र से पकड़ लिया था। इसका बदला लेने के लिए पक्षीराज ने नागनाथ को, जो एक दिन काली मछली के रूप में समुद्र की सतह पर सैर कर रहा था, चोंच मारकर अपना बंदी बना लिया। जब पक्षीराज बाहुन अपनी इस विजय की खुशी में आकाश की बुलंदियों में मंडराता हुआ इतरा रहा था, अचानक एक बाण आकर उसके बदन में लगा और बुरी तरह घायल पक्षीराज को मजबूरन वे काली मछली छोड़नी पड़ी। काली मछली नदी में गिरते ही गहागान द्वारा डाले गए जाल में फंस गई। उसने अपने को रिहा कर देने की प्रार्थना की और बाद में जरूरत पड़ने पर गहागान की मदद करने का वचन दिया। इस पर दयालु हृदय गहागान ने उसे छोड़ दिया। मैं उस धनुर्धारी का बहुत आदर करता हूँ जिसने बाण से काली मछली की जान बचा ली। मुझे आशा है कि कभी न कभी उससे जरूर मुलाकात होगी। गहागान ने कहा, वह अज्ञात तीरंदाज भी आपसे शायद मिलने की बहुत चाह रखता होगा। चाओ शुथुन ने हंसते हुए कहा। वे दोनों पुराने व घनिष्ठ मित्रों की तरह आधी रात तक बातचीत करते रहे। चाओ शुतुन ने आकाश की ओर एक नजर डाली और गहरा निश्वास छोड़कर कहा, ओह प्रभात संदेशवाहक दीप्तिमान तारे,
तो दूर अंतरिक्ष में होते हुए भी इतना साफ नजर आता है। लेकिन यहाँ इस भूलोक में जन्मे प्राणियों के बीच उस सुंदर और प्रतिभाशाली लड़की का पता लगाना इतना मुश्किल क्यों है? प्रेम कभी भी सच्चे व निष्कपट हृदय वालों को निराश नहीं करता। अडिग और सच्चा प्रेम जमीन की गहराई में मौजूद पानी को भी सोते के रूप में सतह पर ले आता है। गहागान ने हंसते हुए जवाब दिया। चाओ शुथुन ने सिर हिलाते हुए बुजुर्ग की बात गांठ बांध ली। गहागान ने अपनी बातों का सिलसिला जारी रखा। यहाँ से कुछ दूर लांगसिना नामक झील है, जिसका नीला पानी आने जैसा स्वच्छ है। हर 7 दिनों में एक बार 7 अत्यंत सुंदर मोर कुमारियां वहां आकर नहाती हैं। वे सुंदर सुंदर फूलों जैसी आकर्षक लगती हैं और उनमें जो सबसे छोटी है वह सबसे ज्यादा सुहानी है। अगर तुम उसे देख लोगे तो जरूर समझ जाओगे कि पौराणिक देवी नान्त्योवाला का सौंदर्य क्या है और बुद्धिमत्ता व चतुराई का सही मतलब क्या है। चलो कल हम वहां चलकर देखें। अगले दिन सुबह चाओ शुथुन बड़ी जल्दी जाग उठा। वे दोनों घोड़ों पर सवार होकर तेजी से झील के किनारे आ पहुंचे और छिपकर मोर कुमारियों के आने का इंतजार करने लगे। दोपहर का मौसम बहुत सुहावना था। झील के निर्मल पानी में आकाश में तैरते रंग बिरंगे बादलों की परछाई पड़ रही थी। कोमल मंद पवन के साथ चारों ओर सुगंध उड़ रही थी। सचमुच कितना मनोरम दृश्य था। सहसा आकाश से 7 रंगीन मोर उड़ान भरते हुए आए और झील के किनारे उतर गए। जल्दी ही उन्होंने अपना मोर का भेष उतारकर 7 सुंदर लड़कियों का रूप ग्रहण कर लिया। फिर वे खुशी से खिलखिलाती झील में कूद पड़ी। पास में छिपे चाओ शुथुन और गहागान मंत्रमुग्ध होकर उन्हें एकटक देखते रहे। थोड़ी देर बाद राजकुमारियां पानी से निकल आईं और मोर का भेष पहनकर नाचने लगी। चाओ शुथुन सबसे छोटी यानी 7वीं बहन नान मालोना पर एकदम मोहित हो गया। वाह क्या नाच था उसका! लेकिन क्षण में ही नर्तकियों ने फिर मोर का रूप धारण कर लिया और पश्चिम की ओर उड़ान भरती हुई चाओ शुथुन व गहगान की आंखों से ओझल हो गई। चाओ शुथुन आह भरकर रह गया। साथी का उदास चेहरा देखकर गहागान दिलासा भरे स्वर में बोला, इतना दुखी क्यों होते हो? 7 दिन बाद वे फिर यहाँ आएंगी। 7 दिन और वह भी केवल क्षण भर के लिए। काश मैं किसी तरह उन्हें यहाँ से जाने से रोक सकता, लेकिन कैसे? चलो हम मुनि पालाशी से पूछे, शायद वे जानते हों। दोनों पालाशी के पास गए। मुनि ने हंसते हुए चाओ शुथुन को गौर से देखा और संतोष से सिर हिलाया। फिर उन्होंने एक ऊदबिलाव को बुलाया और चाओ शुथुन से कहा कि वह उसके पीछे पीछे जाए। ऊदबिलाव उन दोनों को लांगसिना झील के तट पर ले आया। फिर वह झील में कूद गया। उसके कूदते ही झील का पानी 2 हिस्सों में विभक्त हो गया और बीच में एक चौड़ा सूखा रास्ता दिखाई देने लगा। जलदेव नागनाथ बाना उसी रास्ते से उनका स्वागत करने खुद बाहर आया। उसने चाओ शुथुन को अपने त्राणकर्ता के रूप में प्रणाम किया और फिर दोनों को अपने शानदार महल में ले गया। तभी गहागान को पता चला कि दुष्ट पक्षीराज को मार गिराने वाला तीरंदाज कोई और नहीं बल्कि उसका साथी चाओ शुथुन ही था। जलदेव नागनाथ बाना ने चाओ शुथुन को एक मंत्र सिद्ध अंकुश दिया और उसके प्रयोग का रहस्य बताकर उन दोनों को झील के तट पर वापस पहुंचा दिया। दोनों साथी उसी पुरानी जगह पर छिप गए और राजकुमारियों के पुनः प्रकट होने का इंतजार करने लगे। आखिर वह दिन भी आ गया। सूर्य मध्य आकाश में लटका हुआ था। चाओ शुथुन और गहागान को दूर क्षितिज से 7 चमकदार हीरे अपनी तरफ उड़ते दिखाई दिए। फिर उन 7 प्रभायुक्त बिंदुओं के करीब आने के साथ साथ उनका मोर का रूप भी क्रमशः स्पष्ट होने लगा। झील के तट पर उतरने के बाद वे फिर सुंदर लड़कियों में बदल गए जो पानी में कूद पड़ी। चाओ शुथुन ने बड़ी होशियारी से यह पता लगा लिया कि उनमें सबसे छोटी बहन कौन है। उसने उस जगह को भी गौर से देख लिया जहां छोटी बहन ने अपना मोर का भेष उतारकर लटका दिया था।
जब उधर सभी बहनें झील में जल क्रीड़ा का आनंद ले रही थी, तो इधर चाव शुतुन ने जल्दी से मंत्र सिद्ध अंकुश की मदद से अपनी मनपसंद लड़की का कपड़ा हाथ में ले लिया। नहाने के बाद लड़कियों को जब यह पता चला कि छोटी बहन का कपड़ा लापता है, तो वे घोर चिंता में पड़ गई। नाग मालोना की आंखों में तो आंसू भी छलछला आए। अन्य बहनों ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, हम सब तुम्हें अपने बीच में छिपाकर घर ले जाएंगे। यह सुनकर चाव शुतुन घबरा गया और उसके मुंह से अचानक यह पुकार निकल पड़ी, नहीं मत जाओ। वह आगे और भी कहना चाहता था कि यह रहा तुम्हारा कपड़ा, लेकिन तभी गहागान ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे बोलने से रोक दिया। पुरुष की आवाज सुनते ही लड़कियां चौंक पड़ी और नान मालोना को वहीं छोड़कर उड़ गई। वह छोटी मयूर कुमारी भी जल्दी से घनी झाड़ियों में जा छिपी। काफी समय बाद जब सन्नाटा फिर से छा गया, वह सावधानी से बाहर निकली और अपना मोर का भेष तलाशने लगी। एकाएक उसे किसी पेड़ की टहनी से ही की आवाज सुनाई दी। वहाँ एक डीठ गिलहरी बैठी हुई थी। ओ गिलहरी, क्या तुमने मेरा कपड़ा देखा है? गिलहरी केवल हंसती रही। अरे तुम हंसती क्यों हो? देखती नहीं, मैं अपना कपड़ा ढूंढते ढूंढते पागल सी हो गई हूँ। तुम जरूर जानती हो कि मेरा कपड़ा कहाँ पड़ा है, मुझे बताओ ना। गिलहरी ने गलमुछ तान कर अपनी मूंछ से उस स्थान की ओर इशारा किया जहाँ चाव शुतुन छिपा हुआ था, और फिर वह पत्तेदार टहनियों के बीच से गायब हो गई। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं मयूर कुमारी, जो कि ताय लोक कथा है। आखिर कौन इधर आ सकता है? नान मालोना ने अपने आप से पूछा। उसने सिर उठाया और एक बाज उड़ता हुआ देखा। क्या इसी ने मेरा कपड़ा चुराया है? तभी सन्न की एक आवाज हुई। चाव शुतुन के धनुष से एक तीर छूटा और बाज की छाती में जा घुसा। वह जख्मी होकर नान मालोना के पास जमीन पर गिर पड़ा। आश्चर्यचकित मयूर कुमारी ने उसे उठाकर हाथ में लिया, लेकिन अब भी उसे चारों ओर कोई नजर नहीं आया। ओ सुंदरी, नान मालोना को पीछे से एक कोमल स्वर सुनाई दिया। तीर निशाने पर बैठा है ना? नान मालोना ने मुड़कर देखा तो सामने चाव शुतुन को खड़ा पाया, लेकिन अब कहीं भागने व छिपने का समय नहीं रहा। एक लंबी खामोशी के बाद वह बहुत कोमल और मधुर आवाज में मुश्किल से इतना ही कह पाई, जी हाँ, ठीक दिल पर लगा है। दोनों की आंखें चार हुई और वे एक दूसरे को चुपचाप मंत्र मुग्ध से देखते रहे। फिर नान मालोना बोली, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने मेरा मोर का भेष कहीं देखा है? बोलते समय उसका चेहरा लज्जा से लाल हो उठा। ओ सुंदरी, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम घर पर न रहकर यहाँ इस बेयाबान जंगल में मोर का भेष क्यों तलाश कर रही हो? मैं अपनी 6 बहनों के साथ लांगसेना झील में तैरने आई थी। मैंने अपना मोर का भेष उतारकर एक फूलदार टहनी पर लटका दिया था, लेकिन पता नहीं वह कैसे गायब हो गया। यहाँ आसपास तो कोई देहात भी नहीं दिखता। तुम आसमान से उतर आने वाली परी नानक्यू वाला तो नहीं हो सुंदरी? नहीं, मेंगफो तोंगबान के राजा चाव तिकसाली मेरे पिता हैं। मैं उनकी 7वीं पुत्री नान मालोना हूँ। लेकिन आप जरूर सुंदरता की प्रतिमूर्ति बामो या जलदेवी बाना होंगे, क्योंकि मनुष्य लोक में इतना सुंदर नौजवान नहीं मिल सकता। नहीं, मैं मेंग बांचा के राजा बागलाके का इकलौता बेटा चाव शुतुन हूँ। मैंने 1000 मील दूर से इस जगह खिले फूलों की महक महसूस की और यहाँ खींचा चला आया। तुम मुझे बता दो कि मेरे सामने खिला यह ताजा फूल किसी और का तो नहीं है, या किसी और ने उसे तोड़ तो नहीं लिया? आप कितने बागपटु हैं। क्या कोई प्रेमातुर सुग्गा
प्रेमल आपके लिए उड़कर मेरे पास आ गया है। यहाँ ना तो 1000 पंखड़ियों वाला दिव्य कमल है, ना ही कई 100 मील दूर तक महक फैलाने वाला फूल। यहाँ के फूल तो कली की अवस्था से ही अपना सिर झुका लेते हैं और दूसरों की हंसी से बचते हुए लज्जा से खिलते हैं। जब इस फूल को सींचने या देखभाल करने तक कभी कोई नहीं आया, तो भला झुककर तोड़ने कौन आएगा? मूल्यवान पत्थर शिल्पी के कुशल हाथों से तराशा जाकर ही चमकदार हीरा बनता है। ओ कुमारी, तुम्हारी उंगली में अपने प्रेमी की अंगूठी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्या मैं मात्र ऊसर में पड़ी एक गिटकौरी? कौन अपने आप को धोखा देकर इसे मणि समझने को तैयार है और कौन अपनी जेठ जड़ाऊ अंगूठी वीरान भूमि में फेंक देना चाहेगा? जब दोनों बातचीत कर रहे थे, नान मालोना की 6 बहुएं उड़ती हुई आई। वे अपनी बिछुड़ी बहन की तलाश में बहुत चिंतित थी। उन्होंने उसे देख लिया और अपने साथ ले जाने के लिए जैसे ही नीचे की ओर झपटा मारा, गान ने आकाश की ओर एक तीर और मंत्र सिद्ध अंकुश चला दिया। डर के मारे 6 बहनें झट से भाग गई और नान मालोना भी सहम गई। डरो मत प्रिय सुंदरी, चाव शुतुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। वह मेरा मित्र गहागान है, एक रहमदिल इंसान। कुछ पल चुप रहकर वह झेंपते हुए फिर बोला, मेरे भोजन की थाली में से केवल आधे खाद्य पदार्थ ही खाए जाते हैं और मेरे पलंग का केवल आधा हिस्सा ही उपयोग किया जाता है। आकाश में पुच्छल तारा हमेशा अकेला ही चलता रहता है। उसकी कोई संगिनी क्यों नहीं है? सूरज तभी निकलता है जब चांद छिप जाता है। अलग अलग दुनिया के लोग भी कहीं एक साथ रह सकते हैं, वरना मैं एक तुच्छ निरीह प्राणी बड़ी खुशी से उस एकाकी व्यक्ति की नौकरानी बनकर उसके खाने के बर्तन न साफ करती और उसके सुअर न पालने लगती। मदहोश कर देने वाली शराब को अब और तेज न बनाओ, मेरे दिल को अब और घायल मत करो। इस बातचीत के चलते चलते चाव शुतुन को जब अपनी आशा पूरी होने की झलक मिल गई, तो उसने साहस के साथ अपने मन की बात कह दी। मैं 1000 मील दूर से पहाड़ों और नदियों को पार करता हुआ इधर आया हूँ और तुम्हें देखने के इंतजार में 7 दिन और 7 रातें गुजार चुका हूँ। प्रिय नान मालोना, मैं विनती करता हूँ तुम मेरे घर चलो और मेरे साथ सुख से रहो। बर्तन से पानी बहा देना आसान है, लेकिन उसे उलीचकर फिर उसमें डालना बेहद मुश्किल है। नान मालोना ने जवाब दिया। वास्तव में वह अपना दिल इस खूबसूरत नौजवान को दे चुकी थी, फिर भी इतनी आसानी से यह कबूलने को तैयार नहीं थी। उसने बात और आगे बढ़ाई। आपके साथ घर जाना बहुत मधुर सही, मगर आपके माँ बाप, आपके दरबार के मंत्री और आपकी जनता अगर वे नहीं माने तो? उस हालत में मैं मुंह खोलकर भोजन कैसे करूंगी? और क्या मेरा चेहरा सदा आंसुओं से धुलता नहीं रहेगा? ऐसा हरगिज नहीं होगा। मेरे माँ बाप मुझे बेहद प्यार करते हैं और जो चीज मेरी है उसे भी वे उतना ही प्यार करेंगे। इसके अलावा तुम्हारा सौंदर्य नांतीवाला की तरह अनुपम है। उसकी कांति मेरे देश की समूची धरती को चमकाती रहेगी। मेरी जनता को अपने राजकुमार की सहचरी के रूप में तुम्हें देखकर अपार हर्ष और गर्व होगा, लेकिन मेरे माँ बाप, वे मुझे न देख पाएंगे और उदास रहेंगे। मेरा घर अपना समझ लो। चाव शुतुन ने बड़ी उत्कंठा के साथ अपनी उंगली से एक स्वर्ण अंगूठी उतार कर कहा, ओ प्रिय सुंदरी, इसे ग्रहण करो। साथ ही उसने नान मालोना की उंगली में वह अंगूठी पहना दी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी मोर कुमारी। अगले अंक में भी ये कहानी जारी रहेगी। तो दोस्तों, कहानी के अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात इस कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट नीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय सिया।